देखिए, आज हम लोग संस्कृत वर्णमाला के बारे में पढ़ते हैं। संस्कृत वर्णमाला क्या होती है? देखो, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्णमाला, वर्ण यानी क्या होता है? जो भाषा की सबसे छोटी इकाई है उसे हम वर्ण कहते हैं। अब वर्ण अर्थात वर्ण को हम लोग अक्षर भी बोलते हैं। एक अक्षर एक वर्ण। अब वर्ण कौन कौन से होते हैं जो हम संस्कृत में और हिंदी में प्रयोग में लाते हैं? अ से लेकर ज्ञ तक ये सारे वर्ण कहलाते हैं। अब इस वर्णमाला को हम लोग दो भागों में बांटते हैं, पहला स्वर और व्यंजन। ये सब आप जानते हैं। अब इसके बारे में अपन देखते हैं कि स्वर के बारे में अपन कुछ जानकारी लेते हैं। देखो, स्वर उन्हें कहते हैं जो स्वतंत्र रूप से लिखे या पढ़े जाते हैं। स्वतंत्र रूप से मतलब जैसे अ है, अ को हम लोग अनार का, अनार लिखते समय हम लोग अ का प्रयोग वैसा ही कर सकते हैं। और ये इसकी मात्रा भी लग सकती है। आम का आ है तो हम आ की मात्रा भी लगा सकते हैं और आ को हम लोग स्वतंत्र रूप से लिख भी सकते हैं तथा इनकी मात्रा के रूप में भी प्रयोग होता है। जितने भी स्वर होते हैं उन सब की मात्राएं लगती है। और मात्रा किस में लगती है? व्यंजनों में। स्वरों की मात्रा किस में लगती है? व्यंजनों में। स्वर की मात्रा स्वर में नहीं लगती है। स्वर या तो स्वतंत्र रूप से प्रयोग में आता है या फिर उसकी मात्रा व्यंजन में लगती है। अब अपन स्वरों को इस तरीके से पढ़ते हैं। जो यहाँ ध्यान देंगे, स्वरों को हम लोग किस तरीके से पढ़ना है। देखिए, पहले हम लोग स्वरों को, जो सबसे छोटे स्वर हैं उनको देखो। जो सबसे छोटे स्वर हैं जिनको बोलने में बहुत कम समय लगता है उनको हम लोग मूल स्वर कहते हैं या फिर उनको ह्रस्व स्वर कहा जाता है। ह्रस्व यानी छोटा, और इन्हीं को ही मूल स्वर भी कहा जाता है। ये मूल स्वर कौन से हैं? देखो, ये अ को बोलने में कम समय लगता है। छोटी ई, छोटा ऊ, ऋषि का री, अलरी, ये जो 5 है ये मूल स्वर कहलाते हैं। मूल स्वरों की संख्या 5 होती है। अब इनके दीर्घ स्वर को बोलने में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दुगना समय लगता है, यानी कि इसमें 2 मात्राओं का समय लगता है। जैसे अ ह्रस्व हुआ, हम आ बोलते हैं तो उसको बोलने में हमको ज़्यादा समय लगता है। तो देखिए, ये अ ह्रस्व स्वर हुआ, उसका दीर्घ स्वर हुआ आ। उसी तरह से ई छोटी है और उसका दीर्घ ई होगी तो बड़ी ई। ऊ, छोटा ऊ, दीर्घ स्वर में बदलेगा तो बड़ा ऊ। इसी तरह ऋषि का री, और अगर दीर्घ स्वर में बदलेगा तो ये बड़ा ऋषि का री हो जाता है। इसके बाद में री का कोई दीर्घ नहीं होता है। इस प्रकार हम देखेंगे कि मूल स्वर 5 है, लेकिन इन मूल स्वरों के दीर्घ स्वर जो है वो 4 हैं। ऋषि का री, यहाँ तक ही हम दीर्घ स्वर कहते हैं। अब इसके आगे देखते हैं। इसके आगे जो स्वर हैं, देखिए यहाँ पे है ए, ऐ, ओ और औ। इन्हें भी दीर्घ स्वर ही कहा जाता है क्योंकि इनको बोलने में भी दुगना समय लगता है, परंतु ये संयुक्त स्वर भी कहे जाते हैं। ये संयुक्त स्वर इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि इनका प्रयोग, ये 2 स्वरों के मिलने से हम इनका प्रयोग कर पाते हैं, यानी कि इनमें 2 स्वर मिले रहते हैं। अब देखते हैं इसको। देखिए, ए का है। अब इसमें कौन कौन से स्वर मिले? देखो, अ और आ के साथ में जब ई या ई मिलती है तो उन दोनों के मिलने से हम ए बोल पाते हैं। ए में हम अ भी बोलते हैं और ई भी बोलते हैं। इसी तरह से देखिए ऐ, तो अ और आ के साथ में हम ए या ऐ, इन लोगों के एक साथ उच्चारण करते हैं तब हम ऐ बोल पाते हैं। अब ओ को बोलने के समय देखिए अ और आ के साथ में हम ऊ
और ऊ छोटा या बड़ा हम इनका प्रयोग करते हैं, तब हम ओ का प्रयोग कर पाते हैं। इसी प्रकार औ में अ या आ के साथ में ओ या औ, इन दोनों के मिलने से औ, इसका प्रयोग हम कर पाते हैं। तो ये हमारे हुए स्वर। अब इनकी संख्या कितनी हुई देखिए, मूल स्वरों की संख्या होती है 5। अब ये मूल स्वरों के ऐसे स्वर जो मूल स्वरों के दीर्घ बनते हैं, उसमें आ, ई, ऊ और री होते हैं, क्योंकि इनके ह्रस्व स्वर होते हैं। आ का ह्रस्व स्वर अ, ई का ह्रस्व स्वर छोटी, ऊ का ह्रस्व स्वर छोटा ऊ, री का ह्रस्व स्वर छोटा री, यानी कि ये जो दीर्घ स्वर हैं इनके ह्रस्व स्वर होते हैं। इनकी संख्या है 4। ये दीर्घ और संयुक्त स्वर हैं, परंतु ये ऐसे दीर्घ स्वर हैं जिनके ह्रस्व स्वर नहीं होते हैं, ये संयुक्त स्वर हैं। तो इनकी संख्या है 4। तो इनको मिलाकर इनकी संख्या हुई 13। ये 13 स्वर, इनके बारे में आज हमने जान लिया। अब इसके बाद देखते हैं वर्णमाला का दूसरा भाग। इसमें देखते हैं व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं? स्वरों के बिना व्यंजनों का उच्चारण नहीं हो सकता। जब भी हम लोग किसी व्यंजन को बोलते हैं ना, तो उसके साथ में हम लोग स्वरों की मात्रा लगाकर बोलते हैं, यानी कि स्वरों की मदद से ही हम व्यंजनों को बोल पाते हैं। व्यंजनों में स्वरों की मात्राएं लगती है, तभी इसे बोला भी जा सकता है और इसको लिखा भी जा सकता है। अब अपन देखते हैं कि ये जो व्यंजन है वो कितने होते हैं और किस तरह के होते हैं। इसको देखने के लिए हम यहाँ देखते हैं कि व्यंजन स्वरों के साथ में मिलकर कैसे मात्राएं बनाते हैं और व्यंजन कैसे होते हैं। अब इनको देखने के लिए देखो, व्यंजनों की तरफ ध्यान देंगे। ये देखिए व्यंजनों को जब हम अब व्यंजनों को देखो, ये जो व्यंजन है ये वाले बिना स्वर की मदद से बोले नहीं जाते हैं। अब इनको पढ़ने के लिए सबसे पहले अपन देखते हैं कि व्यंजनों को हम उच्चारण स्थान के अनुसार हम लोग इसको पहले जानने की कोशिश करते हैं कि उच्चारण स्थान के अनुसार इनको कैसे हम समझ सकते हैं। देखिए इनका उच्चारण स्थान, देखिए अब इनको हमने, ये जो व्यंजन है हमने क्या किया, इनको वर्गों में बांटा। संस्कृत में व्यंजनों को 5 वर्गों में बांटा गया है। संस्कृत को 5 वर्गों में बांटा गया है। इसमें देखिए जैसे आप लोग जैसे बोलते क ख ग घ अंग, तो पहला वर्ण है क, तो इसको हमने नाम दिया क वर्ग। दूसरा हुआ, अब एक वर्ग जो है क ख ग घ अंग, अब इसमें कितने सदस्य हुए, इनमें वर्णों की संख्या हुई 5। इसी तरह से देखिए च वर्ग, तो च छ ज झ य, तो पहला वर्ण है च, तो इसका नामकरण हुआ च वर्ग। इसी तरह से ट ठ ड ढ ण, इसका नाम हुआ ट वर्ग। फिर त थ द ध न, इसका नाम हुआ त वर्ग। प फ ब भ म, इसका नाम हुआ प वर्ग। अब इसका उच्चारण स्थान देखते हैं। जैसे कि आप अगर इसको देख रहे होंगे तो आप बोल के देखिए, क ख ग घ अंग, हम इनको गले से एक ही स्थान से हम लोग 5 वर्ण का उच्चारण करते हैं। इसका उच्चारण कंठ से हुआ, इसलिए यह कंठय कहलाते हैं। अब दूसरा देखेंगे च छ ज झ य, इनको बोलते समय जो हमारी जीभ ऊपर में देखिए टच कर रही है, जिस स्थान को टच कर रही है उसे तालु कहते हैं। जीभ जो है वो ऊपर तालु को टच करती है, इसलिए इसका नामकरण हुआ, इसका नाम दिया गया तालव्य। ये सारे तालव्य हैं। इसके बाद देखेंगे ट वर्ग, तो ट ठ ड ढ ण, इसका उच्चारण करके देखिए,
जिस स्थान पर जीभ टच कर रही है उसको कहते हैं मूर्धा, इसलिए इन वर्णों का नाम मूर्धन्य कहा जाता है। इसके बाद त वर्ग, त, थ, द, ध, न, इसको बोलते समय हमारी जीभ जो है वो दांतों को स्पर्श करती है, इसलिए ये वर्ण जो है वो दंतय कहलाते हैं। इसके बाद में देखिए प, फ, ब, भ, म, इसका उच्चारण करके देखिए आपका मुंह में कोई हलचल नहीं होती है, सिर्फ ओठ हिलते हैं, यानी कि ये वर्ण जो है वो केवल ओठों से ही बोले जाते हैं, इसलिए ये ओष्ठ्य कहलाते हैं। इनका नाम है ओष्ठ्य, यानी कि ये ओठों से बोले जाने वाले वर्ण हैं। अब इनका देखिए, ये पहला वर्ण हुआ क, च, ट, त, प, ये हुआ वर्ग का पहला वर्ण। दूसरे वर्ण है वर्गों के ये। तीसरे वर्ण है ग, ज, ड, द और ब, ये हुए तीसरे वर्ण। ये हुए चौथे वर्ण और ये हुए पांचवें वर्ण। अब पांचवें वर्णों को बोल के देखते हैं। जब अगर हम लोग अंग बोलते हैं तो हम कंठ का प्रयोग तो कर रहे हैं, साथ में इसके साथ में हम लोग नाक का प्रयोग भी करते हैं, नासिका का प्रयोग भी करते हैं, इसलिए इसका उच्चारण स्थान हुआ कंठ प्लस नासिका। इसलिए इनका प्रयोग नाक के द्वारा होता है, इसलिए इनको नासिक्य कहा जाता है। तो ये प्रत्येक वर्ण का जो पांचवा वर्ण है इसको बोलते समय हमको नाक का प्रयोग भी करना पड़ता है, जैसे अंग, य, ण, न और म। तो ये पांचों वर्ण जो है वो पंचमाक्षर कहलाते हैं और ये पंचमाक्षर जो होते हैं वो नासिक्य होते हैं, क्योंकि इनको बोलते समय हमको नासिका का प्रयोग भी करना पड़ता है। अब आगे देखेंगे। अब ये देखिए, प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, तो ये हुए 5 वर्ग। तो इस प्रकार इनकी संख्या हुई 25। इनकी संख्या 25 होती है। अब आगे देखते हैं, प, फ, ब, भ, म के बाद में क्या आता है, देखिए य, र, ल, व। अब ये य, र, ल, व को हम बोल के देखेंगे, तो देखिए बोल के देखिए य, र, ल, व। इसमें इसको बोलते समय हमारे अंदर से एक हमको शक्ति लगानी पड़ती है, इसलिए इनको अंतस्थ कहा जाता है। इन वर्णों को अंतस्थ कहा जाता है। श, श, स, ह, इसका उच्चारण करके देखिए स्पष्ट रूप से, आपके मुंह की हवा गर्म हो जाती है, हमारा मुंह गर्म हो जाता है, इसलिए इन्हें ऊष्मणः कहा जाता है। इसलिए ये जो वर्ण है ये ऊष्मणः इन्हें कहा जाता है। अब अपन लोग यहाँ पे ध्यान देते हैं, हमने सारे जितने भी व्यंजन लिखे हैं सारे व्यंजनों के नीचे हमने हलंत का प्रयोग किया हुआ है। ये हलंत का प्रयोग हमने इसलिए किया है क्योंकि इसमें हमने शुद्ध व्यंजन को लिखा है। इसमें स्वर मिला हुआ नहीं है। जब स्वर व्यंजन से बाहर निकल जाता है तब वो हम वहाँ पर हलंत लगा देते हैं। इससे हमको पता चलता है कि इसमें कोई भी स्वर मिला हुआ नहीं है। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे है क्ष, त्र, ज्ञ, ये वाले वर्ण हैं। अब ये वर्ण कौन से हैं? ये हैं संयुक्त व्यंजन। इन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। अब संयुक्त व्यंजन क्या होता है? ये 2 व्यंजनों के मिलने से ये वर्ण बना है। जैसे हम क्ष में क और श, ये दोनों के मिलने से क्ष बना है। वैसे त्र, त और र, ये दोनों के मिलने से त्र यह बना है। अब ज्ञ कैसे बना है? देखिए, ज्ञ में ज और य, ज होता है इसका उच्चारण, लेकिन हम लोग इसका उच्चारण ज्ञ करते हैं, परंतु इसमें 2 वर्ण मिले हैं, ज और य। इन दोनों के मिलने से ज्ञ का निर्माण हुआ है। उसी प्रकार श्र, जब हम लोग श्री लिखते हैं, ये वाला श्र, तो इसमें श, शक्कर वाला श और र, इन दोनों के मिलने से श्र यह शब्द बोला जाता है। अब ये हुआ हमारा व्यंजनों के बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा है। केवल
अब इसको पढ़ने के बाद में हमने ये देखा कि केवल व्यंजनों में ही हलंत का प्रयोग होता है, स्वरों में कभी भी हलंत का प्रयोग नहीं होता है। स्वरों में कभी भी हलंत का प्रयोग नहीं होता है, केवल व्यंजनों में ही हलंत का प्रयोग किया जाता है। इसलिए हमने देखिए सारे व्यंजनों में हलंत का प्रयोग किया है। हलंत का प्रयोग करने का कारण ये है कि इसमें कोई भी स्वर इसमें लगा नहीं है। अब स्वरों को लगने के बाद में इसका इन वर्णों का निर्माण शब्दों के लिए किस तरह से किया जाता है, इसके बारे में देखेंगे। ये देखिए, यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ये हमारे पास में एक वर्ण है क। क में जब हम अ आकर मिला तो बना क। इसी प्रकार से क के साथ में आ आकर मिला तो बना का। क के साथ में छोटी ई मिली तो देखिए छोटी ई कैसी होती है। छोटी क को लिखने के पहले लगाई जाती है ना। आगे लगाएंगे तो वो बड़ी होती है, पहले लगाएं इसके पीछे लगाएंगे तो वो छोटी ई होती है। अब देखिए ये क में हलंत लगा है, ई और ये बड़ी ई। इसी तरह से देखिए क, ये सारे क में ये क व्यंजन है और ये सारे क में हलंत का प्रयोग हुआ है, यानी कि इस क में कोई भी स्वर नहीं लगा है। जब हम स्वर लगाते हैं तब ये वर्ण हमको मिलते हैं। तो देखिए क में छोटा ऊ बना तो कु, क में बड़ा ऊ लगा तो बड़ा वाला कु, क में ऋषि का री लगा तो क्री, क में बड़ा ऋषि का री लगा तो क्री, क में ए की मात्रा लगी तो के, क में ऐ की मात्रा लगी तो कै, क में ओ की मात्रा लगी तो को, क में औ की मात्रा लगी तो कौ। ये इसके बारे में हमने जान लिया। अब देखो शब्दों में स्वर तथा व्यंजन को अलग अलग करना। जैसे कि अगर कोई शब्द दिया है और आपको उसमें से स्वर और व्यंजन को अलग करना है तो इसको हम लोग वर्ण विन्यास कहते हैं। वर्ण विन्यास किसे कहते हैं? जैसे कोई भी शब्द है तुम्हारे पास, उसमें हम लोग स्वरों को और व्यंजनों को अलग करते हैं तो उसे हम वर्ण विन्यास कहते हैं। अब देखो यहाँ देखते हैं, देखो यहाँ लिखा है रमा। अब रमा एक शब्द है। अब इसमें देखो र में अ लगा हुआ है, र प्लस अ, तो ये दोनों के मिलने से ये र बना। इसी तरह से देखो म प्लस आ, तो इसको इन दोनों के मिलने से माँ बना, तो रमा। ये देखिए ये रमा, तो ये इनको हम कहेंगे वर्ण विन्यास करना। र प्लस अ प्लस म प्लस आ, इसे हम कहेंगे वर्ण विन्यास करना। इसी तरह से हम देखेंगे, देखिए यहाँ पे लिखा है यमुना। अब यमुना का वर्ण विन्यास हम किस तरीके से कर सकते हैं? देखिए य प्लस अ, म प्लस छोटा ऊ और न प्लस आ, तो ये बना यमुना। अब यहाँ पे देखिए आगे देखते हैं, ये अश्व लिखा है, तो देखिए अ जो है वो स्वर है, श जो है वो आधा श है। तो इसको हम लोग वर्ण विन्यास करने के समय कैसे करेंगे? तो स्वरों में कभी भी हलंत नहीं लगता है, इसीलिए हम लोग अ को ऐसा ही लिख लेंगे। इसमें कोई भी हलंत लगाने की आवश्यकता नहीं है, ये स्वयं में ही पूर्ण है। प्लस ये श, अब श आधा है तो हम इसको श में हलंत का प्रयोग इसमें करेंगे, लेकिन सामने अ नहीं लिखेंगे, क्योंकि अ लिखने से ये श पूरा हो जाएगा, तो ये तो आधा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे अ नहीं लिखेंगे। अब देखेंगे आगे में व, अब व पूर्ण है तो व प्लस अ, अब ये पूरा मिलाकर अश्व, इस शब्द का निर्माण हुआ। अब आगे देखते हैं, इसी प्रकार से एक प्रकार। अब ये ये जो रेप है प्र को किस तरीके से लिखा जाएगा? देखिए जब हम लोग प्र को जब हम धीरे से बोलते हैं तो प पहले बोल रहे हैं, र को बाद में बोल रहे हैं। तो देखिए प हलंत है प्लस र हलंत। अब इसमें प्र में अ की मात्रा लगी है, अ लगा है,
तो प प्लस र प्लस अ, ये तीनों मिलकर प्र बना। अब क में आ की मात्रा का, तो क प्लस आ, फिर र है तो र प्लस अ, तो इस ढंग से ये बना प्रकार। अब देखेंगे आगे अगला वर्ण है, अगला शब्द है कर्म। अब कर्म को कैसे लिखा जाएगा? अब क तो आप जानते हैं, क प्लस अ। अब कर्म को जब हम बोलते हैं तो हम क र म, र को पहले बोल रहे हैं और इसके बाद हम लोग म का उच्चारण कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, क प्लस अ हमने लिख लिया। अब पहले र हलंत, म हलंत, उसके बाद में देखिए इसमें अ की मात्रा है तो अ लिखेंगे। तो र प्लस म प्लस अ मिलकर ये कर्म का निर्माण किया, तो ये सारा मिलकर हुआ कर्म। अब इसी प्रकार देखेंगे क्षमा। क्षमा हमने क्षमा इसलिए लिखा है क्योंकि क्ष जो है वो संयुक्त वर्ण है। तो ये संयुक्त वर्ण को कैसे लिखा जाएगा? अब इसको तो हम जानते हैं कि हमने क प्लस श, तो क्ष बना। इसमें अ की मात्रा लगी है तो हमने अ लगा दिया, क प्लस श प्लस अ, तो इससे बना क्ष। और मा म प्लस आ, तो इससे बना क्षमा। अब जैसे विद्या, विद्या में द आता है, तो ये द में द और य, द में हलंत, य में हलंत, और अगर आ की मात्रा है तो आप यहाँ आ लिखेंगे। अ है विद्य, तो इसमें अ लगाएंगे, तो ये बना द्य, है ना। अब इस प्रकार से देखेंगे आप लोग प्रकृति। प्रकृति को कैसे लिखा जाएगा? देखिए पहले प्र है तो प्र को देखते हैं, प प्लस र प्लस अ, तो ये बना प्र। क्री, क्री में ऋषि का री लगा हुआ है, तो क प्लस ऋषि का री। इसके बाद में ती, तो त प्लस ई। इस तरह से देखिए ये प्रकृति, इस शब्द का निर्माण हो गया। आप इसी तरह से आप अपने नाम को लिखिए और आप अपने नाम का वर्ण विन्यास करके देखिए। अब हम आगे देखते हैं कि हम इस तरीके से किन शब्दों का प्रयोग आगे कर सकते हैं। देखिए आप इसी तरह से आप 10 वर्णों को लिखेंगे, जिसमें आपका नाम, आपके घर पर आपके परिवार के मित्रों के नाम भी हो सकते हैं, या फिर आप पुस्तक से भी वर्ण लिख सकते हैं। आप 10 वर्णों को लिखिए और उसका वर्ण विन्यास कीजिए। इस तरह से आज हमारा वर्णमाला, संस्कृत वर्णमाला, उसका वर्ण विन्यास, ये इसको हम अभी समाप्त करते हैं। देखिए अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप प्रश्न कर सकते हैं।